Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss engineering services and GATE previous year series of strength of material। जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मशीन्स और हमारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं लाइक आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग और इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड गैस टरबाइन, ये सारे इनका जो फर्स्ट लेक्चर है वो कवर किया था, जिसमें हमने इनके बेसिक्स टॉपिक को कवर किया था। और आने वाले सेकंड लेक्चर्स में हम इनके एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज द टू आइडेंटिकल सर्कुलर बार ऑफ सेम डायमीटर एंड सेम लेंथ आर सब्जेक्टेड टू द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सियल टेंसाइल फोर्स। One of the rod is made of mild steel and another is made of 206 gigapascal, that is 206 gigapascal, and the rod is made of cast iron having the modulus of elasticity is 100 gigapascal. Assume both material to be homogeneous, isotropic, and axial force cause the same amount of uniform stress in both the rods, and the stress developed are within the proportional limit of the material, and which of the following observation is correct। देखिए बेसिकली बोला क्या गया है कि भाई हमारे पास अगर रॉड ए है, फॉर एग्जांपल रॉड ए और रॉड बी है, ठीक है, और दोनों के अंदर जो लोड है वो हमारा दोनों को सेम बोला गया है। दैट मीन्स हमारे पर दोनों रॉड के ऊपर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो लोड है, वो हम सेम लोड अप्लाई कर रहे हैं। और तो हमारा हो जाएगा P एट ए लोड अप्लाइड एट बी विच इज डिनोट बाय P एट बी, ठीक है। लेंथ ऑफ द रॉड इक्वल दे रखी है, दैट इज लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी, दोनों चीज़ हमें इक्वल दे रखी हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड ए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड बी, ठीक है। और हमें पूछा गया कि बोथ द रॉड्स बाय एलोंगेशन ऑफ सेम अमाउंट। माइल्ड स्टील रॉड, ये हमारा स्टील फॉर एग्जांपल बात करें तो ये है हमारा माइल्ड स्टील, एंड अनदर इज कास्ट आयरन, ठीक है, रॉड बी इज कास्ट आयरन। तो दोनों में से किसका जो एलोंगेशन है वो ज़्यादा होगा, ये हमें पूछा गया है। तो बेसिकली एज यू ऑल नो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ये हमारा बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है, वो है हमारा जितने भी हमारी जो प्रिज्मेटिक बार हैं उनके लिए, ठीक है। वेयर पी इज़ द लोड अप्लाइड, एल इज़ द लेंथ ऑफ द बार, ई इज़ द यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिनोट बाय ए, ठीक है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि डेल्टा एल ए इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई फॉर एग्जाम्पल फॉर द माइल्ड स्टील बार, एंड डेल्टा एल बी इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, ठीक है। जो चीज़ कैंसिल है वो हम काट देते हैं। डेल्टा पी जो पी है हमारा दोनों में सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है। दैट मीन्स जो हमारा डेल्टा एल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा उतना ही हमारा कम होगा हमारा एलोंगेशन। दैट मीन्स ई ए, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील वी हैव 206 gigapascal, and Young's modulus of elasticity for cast iron which is 100 gigapascal। दैट मीन्स कास्ट आयरन का जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कम है, तो हमारा जो एलोंगेशन है वो हमारा डेल्टा एल ऑफ कास्ट आयरन इज ग्रेटर देन डेल्टा एल ऑफ माइल्ड स्टील। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कास्ट आयरन एलोंगेट मोर देन द माइल्ड स्टील। बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज होंगे कि डेटा हमें प्रॉपर गिवर नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करें एलोंगेशन, बट दोनों को कंपेयर करना है और हमें जस्ट बेसिकली याद रखना है कि एलोंगेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द modulus of elasticity। The next question is a steel bar of 40 mm by 40 mm, क्रॉस सेक्शनल एरिया है हमारा 40 by 40 mm स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन, ठीक है। एक बार है जो हमारा उस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है वो है हमारा 200 किलो न्यूटन का, विच इज इक्वल डिनोट बाय पी। इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 2 मीटर, लेंथ ऑफ द बार वी हैव 2 मीटर्स, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 200 गीगापास्कल, ठीक है। तो हमें ये डेटा गिवन है, हमें निकालना है द एलोंगेशन। बेसिकली एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। तो बस हमें डेटा पुट करना है और कुछ नहीं है। तो पी इज़ द यंग्स लोड अप्लाइड दैट इज़ 200 किलो न्यूटन, 10⁻³ किलो न्यूटन में को कन्वर्ट करेंगे। लेंथ इज़ 2 मीटर्स, मीटर है तो हम 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 mm, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 40 by 40 एंड 200 गीगापास्कल, ठीक है। और गीगापास्कल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं mm के लिए तो हम याद रखना 1 गीगापास्कल को हम यूनिट अगर हम एज इट इज़ पुट करते हैं तो 10⁵ न्यूटन, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 गीगापास्कल इज आल्सो 10⁻³
मेगा पास्कल। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर द कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द एलोंगेशन इज 1.25 mm विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 300 mm लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज पुल्ड इन टेंशन। एक कॉपर वायर है, देखिए वायर जितने भी होंगे दैट मीन्स वो सिलिंड्रिकल शेप होंगे, तो इतना अंडरस्टूड है। लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 300 mm पुल्ड इन टेंशन, तो जो लोड है वो हमारा टेंसाइल लोड है। ठीक है, तो टेंसाइल लोड कुछ इस तरीके से लगाएंगे हम। एंड द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस 270 मेगापास्कल। टेंसाइल स्ट्रेस वी हैव 270 मेगापास्कल जो हमारी स्ट्रेस डेवलप है। ठीक है, इन द वायर द एंटायर डिफॉर्मेशन ऑफ द वायर रिमेन लीनियरली इलास्टिक। द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉपर इज इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 100 गीगापास्कल। ओके, द रिजल्टेंट एलोंगेशन, बेसिकली वही फंडामेंटल क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं हमारी गेट के अंदर। ठीक है, बात करें एसएससी जेई, यूपीपीएससी और एनएलसी, ठीक है, और जितने भी हमारे बाकी एग्जाम है लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स, तो इनके अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं ये हमारे बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं और जो जितने भी हमारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जितने भी अपने प्रीवियस ईयर अगर आपको लगाने हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपको बेसिकली इंजीनियरिंग आईएएस के और अपने जितने भी पीएसयूज़ के प्रीवियस ईयर हैं इनको लगाना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होते हैं और कई बार तो डेटा भी चेंज नहीं होता, बिल्कुल सेम आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अपने स्टैंडर्ड एग्जाम की। ठीक है, आप ऐसा नहीं है एसएससी जेईई के लिए प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई का लगा लो तो काफ़ी है, आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी लगाने होंगे, गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी लगाने होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे टीसीएस इंप्रूव करता जा रहा है, एक अच्छे स्टैंडर्ड के पेपर से क्वेश्चंस को उठाया किया जाता है। ठीक है ना, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एल एलोंगेशन विच इज़ इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, बट हमें यहाँ पे गिवन है स्ट्रेस का वैल्यू और वी नो दैट स्ट्रेस इज आल्सो इक्वल टू द लोड, इंटरनल रेजिस्टिंग लोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन पी बाय ए वी कैन राइट डेल्टा एल इज इक्वल टू सिग्मा एल upon E, and we can easily calculate sigma is the stress, tensile stress, and the length of the bar is 300 mm and modulus of elasticity 100 gigapascal which is equal to 10 raised to power 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं for converting megapascal। ठीक है, and the final answer will be easily calculated, that is 0.81 mm। ठीक है, न्यूमेरिकली आंसर टाइप क्वेश्चन था तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा कि आपका आंसर था 0.81 mm। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर द आइसोट्रोपिक मटेरियल। बेसिकली ये जस्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको मिनिमम 2 जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ई है, बल्क मॉडुलस के लिए क्या यूज करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, और आपके बात करें अगर ये पॉइजन्स रेशो म्यू, तो ये काफ़ी सारे इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं जो हम थ्योरी में डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं। बट इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनिमम जो इलास्टिक कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बिटवीन द आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड्स। Next question is a metallic rod of 500 mm length and 50 mm diameter. Length is 500 mm and diameter is 50 mm. Is subjected to the tensile force of 100 kilonewton. That is a load applied is 100 kilonewton, which is tensile. Okay. And the experience and increase in length. Change in length हमारा जो length increase हुआ है that is 0.5. Change in length हुआ है हमारा 0.5 increase हुआ है, तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। याद रखना ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज इन लेंथ पॉजिटिव एंड द डिक्रीज इन डायमीटर दैट मीन्स डेल्टा डी इज इक्वल टू 0.015। डिक्रीज दैट मीन्स mm है और डिक्रीज दैट मीन्स वी कैन टेक इट नेगेटिव। एंड द पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो क्या होता है, पॉइजन्स रेशो होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब लेटरल लॉन्गिट्यूडनल को समझने के लिए हम एक फिगर की हेल्प से समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सर्कुलर रॉड है, ठीक है, और ये हमारा लेंथ है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक्सियल पुल लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट इज डेल्टा एल। ठीक है,
और फॉर एग्जांपल पहले डायमीटर डी था, बट आफ्टर द इलोंगेशन डायमीटर इसका हल्का सा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ये डेल्टा डी। ठीक है, तो हमारा जो भी हमारी डायमेंशन जो हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, आप ऐसे याद कर सकते हो, परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस डायरेक्शन दिस डायमेंशन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और एल से याद कर सकते हो, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, एल फॉर लेंथ वाइज। ठीक है, दैट मीन्स डेल्टा एल अपॉन एल, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, change in length upon original length, and this dimension is that is perpendicular to the longitudinal direction, or we can say in along the y axis the change in diameter upon original diameter, that is called lateral strain, or we can say perpendicular to the longitudinal axis। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, और जो म्यू होता है वो होता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमें। ठीक है, तो डेल्टा डी हमारे पास है माइनस ऑफ 0.015 डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर अपॉन 0.5 डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज़ 50 mm। वी कैन ईजिली कैलकुलेट, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर हमारा लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव सिग्नेचर लेना है, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव साइन को लेना है। तो वी कैन ईजिली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर अगर आप गेट में सॉल्व कर रहे हैं, बट अगर ये क्वेश्चन एसएससी जेई के अंदर आ गया तो आपको मैन्युअली सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ईजिली कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.30 mm, सॉरी 30 mm नहीं, ये यूनिट लेस होगा। तो क्योंकि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ डायमेंशन लेस नंबर है, बिकॉज ये दोनों नंबर इजीली क्या, यहाँ पर भी mm है, यहाँ पर भी mm है, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस, तो 0.30। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एक तो ये डायमेंशन लेस है, कहीं डायमेंशन फिल अगर एग्जांपल आता है कि इनमें कौन सा नंबर डायमेंशन लेस है, तो आप पॉइजन रेशियो को बोलोगे बिकॉज दिस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन, और स्ट्रेन क्या होता है हमारा, डायमेंशन लेस नंबर है, बिकॉज स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला स्ट्रेन का है, तो स्ट्रेन भी डायमेंशन लेस होता है, और ये रेशियो होता है हमारा लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, दैट मीन्स पॉइजन रेशियो आल्सो इज एन डायमेंशन लेस नंबर which is equal to minus of lateral strain upon longitudinal strain। And the next question is the elastic modulus of the right perfectly elastic solid। इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक रिजिड सॉलिड के लिए जो हमारा ये इलास्टिक मॉडुलस है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या होता है, ये बेसिकली आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फिनिटी होता है। इसका जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे थ्योरी में इन डिटेल। ठीक है, जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे सोम का थ्योरेटिकल। Next question is an axial residual compressive stress due to the manufacturing process is present on the outer surface of rotating shaft subjected to bending. Under a given bending load, the fatigue life of the shaft in the presence of residual compressive stress is। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको हम समझते हैं। ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, इसके ऊपर आप एक बेंडिंग फोर्स लगा रहे हो, इसको बेंड कर रहे हो, और जो शाफ्ट है वो हमारी रोटेटिंग शाफ्ट है। ठीक है, अंडर द गिवन बेंडिंग लोड द फैटिग लाइफ ऑफ द शाफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस। और इस पर अगर जो बेंडिंग के टाइम पे और जो बेंडिंग की वजह से जो रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस होंगी, तो उससे क्या चीज़ें होंगी, क्या इसकी रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस डिक्रीज होगी, इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल बेंडिंग, या नाइदर डिक्रीज या फिर इंक्रीज। देखिए अगर हम बात करें, अगर इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ये हमारा टॉप लेयर है, ये हमारा बॉटम लेयर है। बट जब हम लोड लगाएंगे इसके ऊपर बेंडिंग लोड, तो इसमें कुछ रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी और रेजिडुअल स्ट्रेसेस आएंगी, और इसकी वजह से जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और जो ये वैल्यू है हमारी, ये हमारा कुछ है, ये कर्व दिखाती है रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेस, रेजिडुअल स्ट्रेसेस। ठीक है, बॉटम पार्ट पे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा बिकॉज बेंडिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस तरीके की बेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसिव हो जाएगा, दैट इज टेंसाइल होगा, और बीच में हमारा न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है, और रोटेटिंग शाफ्ट को जब हम बेंड करेंगे तो रेजिडुअल कंप्रेसिव होगा, तो नेट अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं फॉर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, तो नेट फिगर हमारा शो करेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे थ्योरी के अंदर। ठीक है, यहाँ पर टेंसाइल दैट इज कंप्रेसिव और दैट इस फिगर इज नेट
stress is residual stress plus tensile or compressive stress on depending on the phase और layer। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, जो नेट स्ट्रेस है, जो रेजिडुअल स्ट्रेस हमारी क्या होंगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होंगी, वो राइज होंगी, इंक्रीज होंगी ड्यू टू दिस प्रोसेस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एंड अनदर ऑप्शन इज एलिमिनेटेड easily. The next question is, a static load is mounted at the center of the shaft rotating at uniform angular velocity. This shaft will be designed for। देखिए, अगर हम बात करें एक स्टेशनरी शाफ्ट की, ठीक है, और उस पर कोई लोड लगेगा, दैट मीन्स वो हमारा क्या करेगा, अगर हमारा कंप्रेसिव लोड है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस के हिसाब से डिज़ाइन करनी होगी, टेंसाइल है तो मैक्सिमम टेंसाइल के हिसाब से जो उसकी सेफ लिमिट होगी। बट अगर ये रोटेटिंग है और उसके सेंटर पे हम शाफ्ट लगा रहे हैं, दैट मीन्स रोटेटिंग कंडीशन में क्या होती है, हर रोटेशन पे शाफ्ट जो फोर्स है उसके कंपोनेंट चेंज होंगे, बिकॉज वैल्यू हमारी क्या होगी, डिपेंड करेगी हमारी कंडीशन ऑफ रोटेशन और हमारा डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक नॉर्मल स्लैब के ऊपर अगर हम कोई मास लगा देते हैं और उसको रोटेट करते हैं, तो जैसे जैसे ये रोटेट होगा तो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हर पोजीशन पर क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा। दैट मीन्स शाफ्ट हमारी सब्जेक्टेड होगी कि फ्लक्चुएटिंग लोडिंग के साथ, और फ्लक्चुएटिंग लोडिंग में क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू होती है वो हमारी फोर्स की वेरी करती है और स्ट्रेसेस की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो कुछ हमारा कर्व इस तरीके का आता है, स्ट्रेस वर्सेस टाइम की बात करें तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होगी, स्ट्रेस चेंज होगी। दैट मीन्स दिस कंडीशन इज़ फॉर फैटिग लोडिंग, और सबसे ज़्यादा डेंजरस फैटिग लोडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बार को भी तोड़ते हैं तो उसको पहले हम फैटिग लोड में पहले हम डाउनवर्ड मोड़ते हैं, फिर अपवर्ड मोड़ते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग, जिसकी वजह से हमारा बार क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फैटिग लोडिंग। साइक्लिक लोडिंग होती है, लोडिंग अनलोडिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो ये फैटिग लोडिंग का एग्जाम्पल, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। And the fatigue strength of the rod subjected to cyclic axial force is less than that of rotating beam of same dimension subjected to steady lateral force। ठीक है, ये वही एग्जांपल है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। तो axial stiffness is less than the bending stiffness of absence of the centrifugal effect in the rod। The number of discontinuities vulnerable to the fatigue are more rod। ये ऑप्शंस है हमारे पास। At a particular time the rod has only one type of stress एंड अनदर इज टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। सेम एग्जांपल जैसे मैंने दिया, फॉर एग्जांपल अगर एक रॉड है, इस पर एक नॉर्मल लोड हम टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं मान लो, और रॉड स्टेशनरी है, तो इस पर जो एक ही वो हमारा स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर टेंसाइल लोड है तो हमारा उसी तरीके से स्ट्रेस आएगा, एक यूनी एक्सियल स्ट्रेस आएगा, और जो कंप्रेसिव है तो वही कंप्रेसिव यूनी एक्सियल स्ट्रेस आएगा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लोडिंग। ठीक है, टेंसाइल है दैट मीन्स कंप्रेसिव स्ट्रेस, और अगर दूसरा है तो हमारा दूसरा स्ट्रेस आ जाएगा। बट बात करें अगर ये रोटेटिंग शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं मान लो हम, और उसके बाद हम इस पर कोई लोड लगा रहे हैं, दैट मीन्स वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज आल्सो अफेक्टेड एंड द कंडीशन ऑफ फैटिग लोडिंग या साइक्लिक लोडिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, साइक्लिक लोडिंग के अंदर आ जाएगा, और जो वैल्यू होगी स्ट्रेसेस की वो चेंज होगी रोटेशन के साथ, बिकॉज टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेस जनरेट होगी साथ साथ। तो हमारा ये कंडीशन है फैटिग लोडिंग की, और यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज एट अ पर्टिकुलर टाइम रॉड हैज़ ओनली वन स्ट्रेस अगर हम यूनी एक्सियल की बात करें, एंड वेयर एज द बीम हैज़ बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ फैटिग लोडिंग। तो ऑप्शन सी, डी, ऑप्शन बी, ए सारे क्रॉस हो जाएंगे, एंड ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फैटिग लोडिंग को थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे हम उसके थ्योरी के अंदर कि फैटिग लोडिंग है क्या और इतनी डेंजरस क्यों होती है। ठीक है, मोस्टली जब हम मटेरियल अगर हम देखते हैं तो फैटिग लोडिंग में काफ़ी ज़्यादा फेल होते हैं, और जो जितने भी मशीनरी है ज़्यादातर सब्जेक्टेड टू फैटिग लोडिंग होती है, क्योंकि कंटिन्यूसली लोडिंग अनलोडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल पंचिंग मशीन, वहाँ पर क्या हो रहा है, लोडिंग अनलोडिंग, जिसकी वजह से फेलियर बहुत जल्दी हो जाता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो साइक्लिक लोडिंग भी बोलते हैं इसे। अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड डायमीटर डी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिशिएंट टू कैलकुलेट द रिजल्टिंग चेंज इन डायमीटर। ठीक है, देखिए चेंज इन डायमीटर अगर मैं कैलकुलेट करना है तो क्या क्या चीज़ें हमें नीडेड होंगी। फॉर एग्जांपल चेंज इन डायमीटर हम क्या बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, जो पॉइजन्स रेशो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन फॉर इन टर्म ऑफ डायमेंशंस, लेटर चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मान लो अगर डायमीटर चाहिए तो कौन कौन से हमें वैल्यूज़ हमें नीडेड होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात करें अगर E इज इक्वल टू, फॉर्मूला है बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रिलेशन 2G 1 + μ। ठीक है,
अब अगर हमें कैलकुलेट करना है डायमीटर, तो भी हमें मिनिमम ई का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम ई है और हमारे क्या है, मॉडुलस ऑफ जो शेयर मॉडुलस है सब सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, तो ये पता होना चाहिए। बट इसके लिए हम क्या करते हैं, E इज इक्वल टू जी वन प्लस म्यू लगाते हैं, बट हमें वैल्यू ऑफ म्यू भी नॉन होना चाहिए, ठीक है। बट वैल्यू ऑफ म्यू का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास मिनिमम E का वैल्यू और G का वैल्यू होना चाहिए, जिसके हम इजीली म्यू निकाल सकते हैं और म्यू की हेल्प से हम निकाल सकते हैं डायमीटर, ठीक है। दैट मीन्स मिनिमम बोथ मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ शेयर मॉडुलस, सॉरी G इज द शेयर मॉडुलस, वी कैन यूज़ बोथ ऑफ दैम, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से हम नहीं निकाल सकते, बिकॉज अगर पॉइजन रेशो होगा तो हमें E और G की भी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर इन दोनों में से एक की पड़ेगी, ठीक है। बिकॉज E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। अगर म्यू का वैल्यू है तो हमें E का वैल्यू चाहिए, अगर G का वैल्यू है तो हमें इन दोनों में से एक का वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम 2 नंबर ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट हमें नीड होंगे फॉर कैलकुलेटिंग द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। Next question is, if the Poisson ratio of an elastic material is 0.4, the ratio of modulus of rigidity of Young's modulus is, ठीक है। बेसिकली वही फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ इलास्टिक मटीरियल, इफ़ द पॉइसन रेशियो हमें दिया है 0.4, तो 2G 1 प्लस 0.4, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ यंग्स एंड, ठीक है। E बाय G का रेशो निकालना है, तो इजीली हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0.4 एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशो हो जाएगा हमारा 0.375, ठीक है। 0.357, दिस इज द राइट आंसर, यू कैन इजीली कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। नेक्स्ट इज, इन टर्म ऑफ पॉइजन्स रेशो, द रेशो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मटेरियल, बेसिकली वही फॉर्मूला, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, इनका रेशो पूछा है तो हमारा हो जाएगा E बाई G इज इक्वल टू 2 1 प्लस म्यू, विच इज इक्वल टू 2 1 प्लस म्यू, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशो। देखिए, एक होता है हमारा E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, अनदर एक्सप्रेशन इज E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। और ये हमारे इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के कुछ फॉर्मूले हैं, और एक फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं SSC JEE के अंदर, और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के अंदर ही पूछ लेते हैं, क्योंकि 2 का वैल्यू दे देंगे आपको, या तो म्यू का वैल्यू पूछ लेंगे, या फिर कई बार बल्क मॉडुलस पूछ लेते हैं, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू पूछ लेते हैं, या रेशो ऑफ बल्क मॉडुलस और अपॉन जो बल्क मॉडुलस अपॉन रिजिडिटी पूछ लेते हैं, या फिर यंग्स मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड बन जाते हैं, आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशो। देखिए, बेसिकली वही फॉर्मूला है जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है। तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, देन G इज इक्वल टू E बाई 2 1 प्लस म्यू, ठीक है। G का वैल्यू निकाला है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Rod is subjected to uniaxial load with the linear elastic limit when the change in stress is 200 megapascal, then change in strain 0.01. If the Poisson's ratio of the rod is 0.3, the modulus of elasticity. देखिए, Poisson's ratio we have 0.3, change in stress हमारे पास स्ट्रेस का वैल्यू है गिवन, और वो है हमारे पास 200 मेगापास्कल, 200 मेगापास्कल। स्ट्रेन का वैल्यू है 0.01 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G, ठीक है। तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू एंड G हो जाएगा आपका E बाई 2 1 प्लस म्यू, और हमारे पास E की वैल्यू नहीं है और म्यू का वैल्यू है, तो हमारे पास स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड 200 मेगापास्कल इजी कैलकुलेट करना है, जस्ट वैल्यू पुट करके इज इक्वल टू E, और यहाँ से हम E का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 200 गीगापास्कल एंड इजीली कैलकुलेट करके हम इसमें पुट करेंगे तो G का वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा, विच इज़ इक्वल टू 77 गीगापास्कल, ठीक है। बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चन था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है हमारा गेट,
तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट इज द यूनिफॉर्म सिलेंडर सिलेंड्रिकल रॉड मेड ऑफ होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, the rod rests on the frictionless surface, the rod is heated uniformly if the radial and longitudinal thermal stress are represented by sigma r and sigma z। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रॉड है, ये क्वेश्चन था, एक रॉड है हमारी, ठीक है, एक रॉड है कोई और इस पे कोई भी हमारा फोर्स नहीं लग रहा है, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं और जो हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल इसकी स्ट्रेसेस हैं वो इसको डिनोट करते हैं सिग्मा आर से, और ये रेडियल स्ट्रेस है वो हम डिनोट कर रहे हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम डिनोट कर रहे हैं सिग्मा जेड से, और रेडियल स्ट्रेस को कर रहे हैं सिग्मा आर से, और इसको यूनिफॉर्मली हीट कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी। देखिए जब बॉडी हमारी कोई हीट करते हैं तो बॉडी एक्सपेंड होती है, और कूल करते हैं तो बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है। बट अगर इनको हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते तो ये फ्रीली मूव करती हैं, ठीक है, या तो एक्सटेंड होगी या हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन। बट अगर हम फ्री रखेंगे तो हमारी कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, ठीक है। बट अगर हम इसको रोक देते हैं, फॉर एग्जांपल एक रॉड है और इसको हमने यहाँ पर स्टॉपर लगा दिया है बोथ साइड और इसको हीट कर रहे हैं, तो ये हम पे क्या होगी, ये एक्सटेंड होने की वजह से इस पर फोर्स लगाएगी और अपोजिट रिएक्शन हमारा निकल के आएगा जब हमारी जो स्ट्रेस डेवलप होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा हमारे पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो हमारी फ्री है, दैट मीन्स कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी, तो हमारी रेडियल और जो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है बोथ विल बी जीरो बिकॉज देयर इज फ्री कंडीशन। A solid cube of side 1 meter is kept at a room temperature 32 degrees Celsius and the coefficient of linear thermal expansion, देखिए thermal expansion is denoted by alpha which is equal to 1 into 10 raised to power minus 5 degrees Celsius, and the temperature T1 is 32 degrees Celsius and temperature T2 is 42 degrees Celsius, and the bulk modulus, that is bulk modulus K is equal to 200 gigapascal, and we have to calculate the volumetric stress। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक फार्मूला है फॉर द दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर बात करिए क्यूब के लिए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और एंड फॉर द बल्क मॉडुलस टाइप क्वेश्चन वी कैन आल्सो कन्वर्ट इन द प्रेशर अपॉन के, दैट इज के इज द डिनोट बाय बल्क मॉडुलस and P is the pressure, and the P is also by 3 alpha dt, alpha is the thermal expansion coefficient, and by cross multiplying we can easily calculate P is equal to 3 alpha dt into bulk modulus। Then the volume put करनी है 3 into alpha, we have 1 into 10 raised to power minus 5, temperature difference that is 42 minus 32, and value of bulk modulus is 200 gigapascal, and the answer will be 60 मेगापास्कल। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इंड्यूस ऑन द हीटिंग विच इज़ इक्वल टू 60 मेगापास्कल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमें ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन था, 60 मेगापास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a metal bar of length 100 mm is inserted between the two rigid support and its temperature is increased 10 degrees Celsius if the coefficient of thermal expansion is 12 into 10 raised to power 6 per degree Celsius and the Young's modulus is 2 into 10 raised to power 5 megapascal, then the stress in the bar। बेसिकली वही क्वेश्चन है जब मैंने अभी बताया था कि अगर कोई बार को हम फिक्स सपोर्ट के साथ प्लेस करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो बार क्या होगी, धीरे धीरे अपनी लेंथ को बढ़ाएगी और एक फोर्स एक्सर्ट करेगी हमारी वॉल के ऊपर। ठीक है, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा वॉल अलग से एक्सपीरियंस करेगी फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी ताकि ये बॉल क्या रहे, ये जो बार है वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे या अपनी लेंथ को चेंज ना करे। तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेस डेवलप होती है जो हमारी वो होती है कंप्रेसिव, एंड टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे अगर फिक्स्ड बार है तो हमारी स्ट्रेस डेवलप होगी वो होगी टेंसाइल। ठीक है, ये एक जनरल कंडीशन है, इसको आपने याद रखना है। बाकी हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे जो हमारे मंडे को लेक्चर होगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंबाइंड क्लासेस होगी, चाहे वो सिविल के स्टूडेंट्स हों चाहे वो मैकेनिकल के हों। ठीक है, कंबाइंड क्लास के अंदर हम कंप्लीट सोम को कवर करेंगे विद कॉन्सेप्चुअल फार्मूलाज। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, और तो थर्मल स्ट्रेसेस की बात करें तो बेसिक थर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला होता है जैसा कि आपने पढ़ा है नोट्स के अंदर, सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डी टी, वेयर ई इज द यंग्स मॉडुलस विच इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 5
and alpha is the thermal expansion coefficient which is 12 into 10 raised to power minus 6, and delta dt is the temperature difference which is also can known as temperature increase, that is 10 डिग्री सेल्सियस, एंड द स्ट्रेस विल बी 24 मेगापास्कल। ठीक है, तो ये सिंपली बेसिक एक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डी टी फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चंस। A 200 mm long stress-free rod at room temperature is held between the two immovable rigid walls, and the temperature of the rod is uniformly raised by 250 degrees Celsius, and the Young's modulus of coefficient of thermal expansion is 200 and 1 into 10 raised to power minus 5, and we have to calculate the magnitude of longitudinal stress। वही सिमिलरली वही क्वेश्चन है कि एक रॉड है, उसको फिक्स्ड किया हुआ है दोनों साइड और टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं और स्ट्रेस डेवलप हमें पूछा जा रहा है, तो वो इजीली हम निकाल सकते हैं। हमारा स्ट्रेस डेवलप इज इक्वल टू ई अल्फा डी टी, वेयर ई इज द यंग्स मॉडुलस विच इज इक्वल टू 200 into 10 raised to power 9, because the value is given in gigapascal, we have to convert it in Newton per meter square, and the value of alpha is 1 into 10 raised to power minus 5, and the temperature difference which is rising, that is 250 degrees Celsius, and we can easily calculate with the help of calculator, and the answer will be 500 megapascal। ठीक है, बेसिकली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए गेट के अंदर ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन जब गेट आ सकता है दैट मीन्स आप एसएससी जेई में भी आप इस क्वेश्चन को प्रेफर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डी टी। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल में डेटा पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्कुलर रॉड ऑफ लेंथ एल एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए हैज़ अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E and the coefficient of thermal expansion is alpha. One of the rod is fixed and another end is free. If the temperature of the rod is increased then वही सेम क्वेश्चन देखिए बार बार आया 2014 के अंदर, 2013 के अंदर, 2002 के अंदर, कि अगर एक रॉड को हम लगा देते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेल्टा एल बढ़ रही है, तो इसमें कोई स्ट्रेस डेवलप होगा, बिकॉज मैंने अभी बताया था अगर हमारी बार फ्री टू एक्सपेंड है तो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस डेवलप जब होगा जब इसके लिए कोई हम हर्डल लगा दें आगे, फॉर एग्जांपल इसको बढ़ने ही ना दें, तो जब इस पर ये फोर्स लगाएगी बढ़ने के लिए, तो इस पर इंटरनली क्या होगा, एक इंटरनली फोर्स लगेगा जिसके लिए क्या करेगी, रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगी, जो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी लेंथ बढ़ेगी और ये लोड लगाएगी हमारी वॉल के ऊपर, और वॉल इस पर एक्सर्ट करेगी नॉर्मल रिएक्शन, जिसके लिए इसमें क्या डेवलप हो जाएगा, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। दैट मीन्स क्या है, फिक्स्ड बार के लिए, बट अगर फ्री बार है तो देयर इज नो स्ट्रेस डेवलप, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस डेवलप इन द रॉड इज जीरो। ठीक है, तो स्ट्रेस डेवलप इन रॉड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एंड द स्ट्रेन डेवलप इन द रॉड इज एंड और स्ट्रेन बट हमारा डेवलप होगा विच इज होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज स्ट्रेन क्या होगा हमारा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ हमारी क्या हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे लेंथ हमारा चेंज हो रहा है। अगर हम फ्री की बात करें, ठीक है, कोई भी सपोर्ट नहीं है, टेम्परेचर राइज करेंगे तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो हमारा लेंथ हम इजीली निकाल सकते हैं। चेंज इन लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेन विद डेवलप इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक है, जैसा कि हमने याद किया था, स्ट्रेस डेवलप होती है हमारी सिग्मा इज इक्वल टू ई अल्फा डी टी, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बट हम जिसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ से वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डी टी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे बेसिकली, तो हमने इसमें टॉपिक्स कवर करे हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है, और इन पर जितने भी बेस्ड क्वेश्चन है, थर्मल स्ट्रेसेस का बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार पर जो क्वेश्चन है वो सारे कवर करे हैं। इसके बाद हम कवर करेंगे कंपोजिट बार, ठीक है, और हमारी इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, स्ट्रेन एनर्जी, और हमारे जितने भी थिक प्रेशर, थिन प्रेशर वेसल, आने वाले जितने भी वीडियो होंगे इस होम के, हम उनमें इनके जितने भी आगे फर्दर जो टॉपिक्स होंगे उनके बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। और आप हमारी जो क्विज़ेज़ होती है, जो हमारी डेली बेस क्विज़, उसको फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी जो डेली लेक्चर्स हैं वो तो आप ज्वाइन कर ही रहे हैं यूट्यूब के अंदर, ठीक है।
और मंडे से हमारा जो एक कंबाइंड सेशन स्टार्ट होगा सब्जेक्ट का, जिसके अंदर हम पूरा रिवीजन रखेंगे एक सब्जेक्ट का थॉरोली, और उसके जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। और एक मैं छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, देखिए लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो आपको चीज़ों को ढीला लेके नहीं चलना है, बिकॉज इस टाइम पर अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके चीज़ें बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। बिकॉज जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सारे एग्ज़ाम्स की डेट निकल जाएगी और आप फिर बाद में बोलोगे कि हमने प्रिपरेशन नहीं की है। तो थोड़ा सा सीरियस लेके चलना है चीज़ों को, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा हम ब्रशअप करते रहेंगे और हम आगे थोड़ा थोड़ा चीज़ों को पॉजिटिव लेंगे, तभी आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छे से निकलेगा। तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।